हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, जैसे कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, उसी में हम आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यूज के बारे में। ओके। अब आपने हाल फिलहाल में देखा होगा यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम हुआ जिसमें कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आया था। अब ऐसे पेपरों में होता क्या है, बच्चों को सबसे पहले तो प्रेशर आ जाता है। ठीक है, मतलब उनके दिमाग में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। अब ऐसी कंडीशन में बच्चों को क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, या उनको बस थोड़ा-सा वहाँ पे धैर्य रखना है। और ये सब चीज़ें आप कब सीखोगे, जब आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आता हो। यानी कि आपको अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि आपको चाहे मैं किस तरह का भी एमसीक्यू आपके सामने रख दूँ, आप उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे छाँट लेंगे जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। क्लियर? तो चलिए अपना इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, वो आपको ऑलरेडी किसमें मिल जाएगा, एज डिफेंस चैनल में अपलोडेड मिल जाएगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप फेस डिफेंस के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज अबाउट पद्मा अवार्ड। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है, बिल्कुल पेन का यूज करना है। ठीक है, गोला मार्क करना है। अगर किसी क्वेश्चन को मार्क पर रिव्यू कर रहे हो तो उसमें मैं तो ये करता हूँ कि अलग से यहाँ पे गोला लगा देता हूँ कि जब नेक्स्ट पेज में मैं आऊंगा उस पे, मुझे पता होगा कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। क्लियर? तो मतलब जब नेक्स्ट में आते हैं ना, तो हम कभी-कभी ऐसा भूल जाते हैं कि अच्छा ये भी अटेम्प्ट करना था हमें, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो जिन पे मार्क हुआ होगा, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को पकड़ोगे, फिर उसके बाद आप तुक्के मारने वाले क्वेश्चंस को देखोगे। और जब भी आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी अंडरलाइन करना है। जैसे दीज अवार्ड आर कन्फर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पद्मा अवार्ड आर गिवन टू कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। दीज आर गिवन पोस्टमसली ऑल्सो। तो इन तीन स्टेटमेंट को आपको देखना है कि इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्लियर? मैं क्या करूंगा, जब जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ के खत्म करूं, आपके लिए ऑलरेडी 5 से 10 सेकंड का मैं टाइम दे दूंगा। अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो 10 सेकंड, क्वेश्चन छोटा होगा 1 वर्ड का होगा तो 5 सेकंड। आपको उसी समय सीमा के अंदर आपको इसको मार्क करना है। अब देखिए, ये आपको क्यों करना चाहिए उसका भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली जिन बच्चों के साथ आप बैठ के आप एग्जाम दोगे, वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो बच्चे फटाफट मार्क करेंगे। अब अगर जो तो आपका आंसर सही हो रहा है तो वेल एंड गुड, जो तो वो गलत हो रहा है और दूसरे बच्चे आप देखोगे कि दूसरे बच्चे का सही हो गया, तो ऐसा क्या चेंज है या ऐसा क्या वो कर रहा है जो आप नहीं कर रहे कि उसका ये सवाल सही हुआ और आपका ये सवाल गलत हुआ। तो ये वीडियो आपके लिए एक रेट्रोस्पेक्शन का भी काम करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके जी, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा सा पद्मा अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, 2024 के अवार्ड को हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे वेंकैया नायडू जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं, फिर मिथुन चक्रवर्ती जो कि पॉलिटिशियन और एक्टर रहे हैं, और एक आपके टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना के बारे में बता दूं आपको, हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों थे, क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। फ्रेंच ओपन में कैटेगरी होती है मिक्स डबल, सॉरी मेंस डबल। ओके, तो फ्रेंच ओपन में इन्होंने मेंस डबल जीता था और साथ साथ ये ओल्डेस्ट इंडियन बने हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 पे आए थे टेनिस में। तो वर्ल्ड नंबर 1, तो ये भी मैं आपको साथ साथ कराता रहूंगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये 26 जनवरी को पब्लिकली अनाउंस हो जाता है। और कब से स्टार्ट किया गया इसको, 1954 से स्टार्ट किया गया है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं, ऑल्दो मुझे पता है आप सबको पता है, तो हाईएस्ट होता है आपका भारत रत्न। ठीक है, तो ये होता है आपका भारत रत्न। जो अवार्ड होता है 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, जहां भी इनकरेक्ट देखो, इस तरीके से आप इसको क्या कर लेना, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना या ऐसे गोला मार्क कर देना, ताकि आपको याद रहे कि आपको इसमें से किसके रिगार्डिंग आंसर देना है, कहीं आप करेक्ट के हिसाब से लगाया हो। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इसको स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर लॉन्च किया गया है। दूसरा, ये 2016 से स्टार्ट हुआ है। तीसरा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंडक्ट करती है। और चौथा, 2023 की जो थीम थी दैट इज वेस्ट टू वेल्थ।
ओके, तो चलिए आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं। फटाफट से जवाब दे दो बच्चों। ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग वे में रखेंगे इसको, आपको फटाफट जवाब देते हुए चलना है। इसका जो आंसर है दैट इज आंसर सी, यानी कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये क्या है, रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं तो कौन सी मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्लियर? तो ये मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर मेनली वर्क करती है। इसके बारे में देख लेना। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसमें काम करती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंदौर और सूरत दोनों ने क्या करा है, क्लीनलेस्ट सिटी का टाइटल जीता है, जॉइंटली उनको मिला है। ओके, फिर उसके बाद महाराष्ट्र सबसे टॉप पे आया है क्लीनलीनेस में इन अर्बन एरियाज, और ये कुछ इसके पैरामीटर्स है जिन पे इस अवार्ड को दिया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, वाराणसी को एज अ क्लीनेस्ट गंगा टाउन माना गया है। वर्ड इन महाराष्ट्र इसको क्लीनेस्ट सिटी अंडर द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख से जिनकी पॉपुलेशन कम है उसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी महाराष्ट्र की ससवाड़ है। और फिर माऊ कैंटोनमेंट को माना गया है द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट इन दी कंट्री। ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। तो ये पहली बार हुआ है कि इंदौर और सूरत दोनों ने ज्वाइंटली फर्स्ट रैंक को होल्ड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। देखो, आई नो अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है, और इसके लिए मुझे लगता नहीं है आपको ज्यादा टाइम की जरूरत भी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सीधा। इसका जो आंसर है दैट इज बी, कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। इनका जो कंट्री है दैट इज फ्रांस, ये फ्रांस से रिलेटेड है। ओके, तो फ्रांस के बारे में आप एक चीज और ध्यान रख लेना कि इस बार के रिपब्लिक डे परेड में जो फ्रांस है, फ्रांस की मिलिट्री ने भी हमारे यहाँ पर परेड करी है, तो वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। या आप ऐसे पूछ ले कि क्या बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ की मिलिट्रीज भी हमारे इंडियन रिपब्लिक डे परेड में टेक पार्ट करती है कि नहीं करती है। और ये दूसरी बार हुआ है जब फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, इससे पहले ऐसा 2016 में होते हुए हमें देखने को मिला था। फिर हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट टेबल्यू किसका था। तो इसमें देखिए दो कैटेगरी होती है, एक तो आपकी पब्लिक चॉइस, एक होती है जजेस चॉइस। तो मैं आपको ये जजेस चॉइस की बता रहा हूँ। जजेस के हिसाब से उड़ीसा का जो टेबल्यू था वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आया है। और मिनिस्ट्रीज में अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जीती है, जिसने कि क्या डिपिक्ट किया था, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, जिसमें कि हम अपने डेमोक्रेटिक हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखते हुए चलना है। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं बताने, इनकरेक्ट है, इसीलिए बोल रहा हूँ मार्क करते हुए चलना। ठीक है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी बने हैं बेस्ट मेन प्लेयर अवार्ड, इनको मिला है। फिर आइटाना बॉनमाटी है, इनको फीफा के द्वारा बेस्ट विमेन फुटबॉल प्लेयर बोला गया है। तो इनकरेक्ट के हिसाब से मार्क करना। ठीक है, 5 सेकंड शुरू हो गए आपके, फटाफट मार्क कर दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, फटाफट जल्दी जल्दी। ओके, आई होप आप सबने लिख दिया होगा कि इसका आंसर है डी। ठीक है, आई नो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इनकरेक्ट नहीं देखा होगा, फटाफट से वो सी लिख गए होंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है डी, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी के सपोर्ट के साथ। आपको बताना है कि इनमें से इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या किन किन चीजों को यह कवर करता है। पहला, deprivation of education, health, assets and services at household level। दूसरा, purchasing power parity at national level। तीसरा, extent of budget deficit and growth GDP, GDP growth rate at national level। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड दोबारा से देता हूँ। मार्क कर लिया बच्चों सबने आंसर? तो चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, यानी कि सिर्फ क्या है इसमें, पहला है। ओके, तो चलिए इसके देख लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हेल्थ का पैरामीटर आता है। ओके, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ जरा सा, फिर यहाँ पर देख सकते हो आप। देखो, सबसे पहला पैरामीटर है आपका हेल्थ का पैरामीटर, जिसमें आपको न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी देखने को मिली है। फिर एजुकेशन की बात करोगे तो ईयर इन स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस,
इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ये तो हो गया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूँ तो नेशनल लेवल पे हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट एंड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, असेट्स एंड बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट भी इसमें आ गया है। क्लियर? तो आई होप बच्चों, अच्छा इसमें आप क्या करेंगे, आप आखिरी में अपने स्कोर भी बताएंगे। ठीक है? तो एक पेन पेपर के साथ, मतलब पेन में वो आपको पेपर में लिखते चलना है, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, जो भी आपका हो रहा है। ठीक है? तो आखिरी में आप अपना स्कोर भी कमेंट करना कि आपको आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है? उसी हिसाब से फिर हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपडेट करेंगे कि जिन बच्चों का जो स्कोर रहा है, क्या वो, अगर ये पेपर होता था, क्या वो इसकी कट ऑफ क्लियर कर पाते या नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसमें आपको सिंपल से बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है या पब्लिश करता है। ठीक है? तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं, जल्दी से बच्चों कमेंट कर दो। ठीक है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप एग्जाम की बात करोगे ना, तो इस तरह की आपसे रिपोर्ट बार बार पूछी जाती है, जो भी उस साल न्यूज में रही होंगी। तो एक बार इस पूरे साल में जो जो न्यूज में रही है उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला यूएनडीपी कौन कौन सी निकालता है। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट निकालता है। ओके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है। फिर आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन सी निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट निकालता है। डूइंग, यानी कि यहाँ पे आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, फिर आता है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये निकाली जाती है। फिस्कल मॉनिटर, डब्ल्यूएचओ निकालता है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। यूएनईपी क्या निकालता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक निकालता है, एमिशन गैप रिपोर्ट निकालता है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट निकालता है। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या निकालती है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक निकालती है, न्यूक्लियर सेफ्टी रिव्यू निकालती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू निकालती है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है, ग्लोबल करप्शन बारोमीटर निकालता है। नेक्स्ट इज आईएलओ क्या निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट आता है अंकटाड, यानी कि यूएनसीटीएडी, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये निकालती है आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये निकालती है आपकी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एनर्जी टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। यूसीएन क्या निकालता है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एरिया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, माइग्रेशन इनिशिएटिव, ग्लोबल माइग्रेशन डाटा एनालिसिस सेंटर रिपोर्ट। अच्छा, जब आप माइग्रेशन की बात करोगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है कि जब जब माइग्रेशन की बात आएगी तब तक इंडिया की बात जरूर आपको करनी है। क्योंकि माइग्रेशन में आप ध्यान रखना कि जो टॉप रैंक होल्ड करता है इन द टर्म ऑफ एमिग्रेशन, मतलब बाहर जाने के टर्म्स में, तो वो क्या है, वो इंडियंस है। ओके, तो फर्स्ट पे इंडियन है, सेकंड पे मैक्सिकन है। तो ये जो दो कंट्रीज है, ये टॉप 2 रैंक में आती है इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोच्चि और लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट डाला गया है उसके बारे में। इट एम्स टू इंक्रीज इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 11 लक्षद्वीप आइलैंड। इट फंडेड बाय द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ के द्वारा इसको फंड किया गया है। तो चलिए आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। ओके, तो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जल जीवन मिशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए जल जीवन मिशन यहाँ पर क्या बात कर रहा है। सबसे पहला है इट एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। इट एम्स टू प्रोवाइड 25 लीटर ऑफ टैप्ड वाटर
per person per day to all household by 2024. Next is Goa become the first Har Ghar Jal state to provide 100% household tap connection in rural areas. Next is Jal Shakti Ministry is the nodal ministry for the implementation of the scheme. क्लियर? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको देखने हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, इनकरेक्ट मार्क करना है बच्चों। क्या है मार्क करना है? इनकरेक्ट मार्क करना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। ढूंढो इसमें से क्या है। ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा तो मैं आपको दे देता हूँ इसमें 10 सेकंड। सारे स्टेटमेंट भी तो पढ़ने पड़ेंगे दोबारा। ओके, तो आई होप आपने मार्क कर दिया होगा। तो आंसर है आपका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो जल जीवन मिशन के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका सबसे पहला ये बात करता है कि 55 लीटर की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे, वहां पे कितना लिखा था, 25 लीटर लिखा था, और यहाँ पर कितना है, 55 लीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 55 लीटर पर पर्सन पर डे की बात हो रही है। उसके बाद आता है हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, कब तक करना है, हमें 2024 मतलब इसी साल तक करना था। फिर इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री देखती है। साथ साथ इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने होंगे। इसमें देखो जी, आपको ड्रिंकिंग वाटर के बारे में सोचना है, सप्लाई सिस्टम के बारे में सोचना है, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है, और इसके रीयूज के बारे में सोचना है। नेक्स्ट, इसके फंडिंग की बात करें तो 19 और 10 का रेशियो होता है किसमें, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और 50-50 का रेशियो होता है अदर स्टेट के लिए। ओके, 5 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 100% कवरेज अभी तक इसका कर लिया है। पहला गुजरात, दूसरा तेलंगाना, तीसरा गोवा, चौथा हरियाणा और पांचवा पंजाब। 5 स्टेट है और 3 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में कौन है, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और पुडुचेरी। क्लियर? तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के बारे में सारे फैक्टर जो भी आपको याद रखने हैं वो कम्प्लीटली कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट चल लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अटल सेतु ब्रिज इज लोकेटेड। ये 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके। ओके, तो 5 सेकंड यहाँ पर पूरे हो गए आप लोगों के। तो चलते हैं हम, यहाँ पर आंसर है आपका सी। कहाँ पर है अटल सेतु ब्रिज, महाराष्ट्र में। क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, ये मैंने आपको जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो बताया था। ये सब बेसिकली किस चीज के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। फिर PLI schemes aims to provide financial incentives to manufacturer who meet specific production targets. The scheme is also applicable to the agriculture sector. In January 2024, PLI scheme has extended for automobile by 3 years. ओके, तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आप लोगों ने टाइमर लगाया हो ना लगाया हो, मैं तो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए टाइमर लगा के बैठा हूँ। जैसे ही टाइमर पूरा होगा आपको आंसर दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, टाइमर पूरा होता है। चलिए, इसका आंसर है ए। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या गलत है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, फिर ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्यों लगेगी। ओके, और ये वाला स्टेटमेंट तो देखो फैक्चुअल है। ठीक है, इसमें हम देख अगला चलते हैं। नेक्स्ट इज 16th फाइनेंस कमीशन के आपके चेयरमैन कौन है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका टाइमर। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज अरविंद पंगड़िया जी। मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं करंट अफेयर करा रहा था तो ये स्पेसिफिकली कवर कराया था। जब मैंने आपको फाइनेंस कमीशन कवर कराया था तो मैंने सभी फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको समझाया भी था, भैया वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती है, क्या क्या पैरामीटर्स लिए जाते हैं। ओके, और देखिए उसके बाद CAPF में फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आया भी था। तो इसी तरीके से आप जज कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में भी क्या क्या चीजें आ सकती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आ सकती। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको ज्यादा नहीं करना, बस पढ़ना है और बताना है। तो PM जनमान स्कीम ये लॉन्च करी गई है, ये कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल से रिलेटेड है। टाइमर शुरू हो गया बच्चों आपका। ठीक है, तो टाइमर खत्म होता है। इसका जो आंसर है दैट इज योर
ट्राइबल्स। क्लियर, किसके लिए है ये? ट्राइबल से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ट्राइबल से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो आपको एक और चीज याद रखनी है कि क्या पता आपसे ऐसा सवाल पूछ ले, अब जैसे एनालिटिकल जा ही रहा है, अगर किसी को हमें ट्राइबल स्टेटस देना होता है तो वो ट्राइबल स्टेटस दिया कैसे जाता है, तो एससी स्टेटस ग्रांट कौन करता है? ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इसका जो प्रपोजल होता है वो कहाँ से शुरू होता है? स्टेट गवर्नमेंट इसका प्रपोजल स्टार्ट करती है, वो इसको किसके पास भेजती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जो कहाँ पर मिलेगी आपको? यूनियन गवर्नमेंट में मिलेगी। फिर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये इसको भेजती है किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर देती है या प्रेसिडेंट इसे अप्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद ये कौन होते हैं? आपके रजिस्ट्रार। ओके, रजिस्ट्रार जनरल जब इसको अपडेट कर देते हैं जीओ के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू, तो उसके बाद से वो उसको एज अ ट्राइबल कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पीएम जनमान स्कीम 15 नवंबर 2023 को लॉन्च करी गई थी। 11 क्रिटिकल इन्वेंशन है इसमें, थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज। इसमें आपका सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च करी गई है, और बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 3 साल का अभी लिया गया है, जिसमें 80% इज ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड रोड। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या है। सेफ हाउसिंग है, ओके, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन है, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, डेजर्ट साइक्लोन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डेजर्ट साइक्लोन क्या होती है? इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ये भी मैंने आपको अपने करंट अफेयर के टाइम पे कवर करा रखा है। In 2024, the first edition of this exercise has been conducted. It was conducted in Pune and Pune, महाराष्ट्र। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए टाइमर स्टार्ट करूँ इस क्वेश्चन के लिए। चलो मैं आपको दे देता हूँ 10 सेकंड। ओके, तो आपका टाइमर खत्म होता है बच्चों। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, और जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। क्लियर, तो देख लीजिए ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका राजस्थान में। इस तरीके से भी सवाल आपके आ सकते हैं। ओके भैया, पहला एडिशन है जो क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एडिशन है बच्चों। ये दो इंपॉर्टेंट चीजों के कहाँ हुए हैं और कौन सा है। अच्छा, यूएई की बात करें तो यूएई की जायद फर्स्ट ब्रिगेड आई थी यहाँ पर। ओके, और इंडिया की तरफ से कौन था? मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसमें देख लेते हैं कि और भी कई सारी एक्सरसाइज हैं आपकी जो आपको पढ़नी होती हैं, तो मैंने सबकी लिस्ट डाली है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं हम ऑस्ट्र हिंदबा, बांग्लादेश संप्रीति इंपॉर्टेंट है, चाइना हैंड इन हैंड, फ्रांस शक्ति, इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान प्रबल दोस्तिक, खंजर, किर्गिस्तान एक्वेरिन, मालदीव नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया इम्बैक्स, म्यांमार, सूर्य किरण नेपाल, अल नगा सॉरी ओमान, इंद्र रशिया, लैमित्य आपका सेचेल्स के साथ है, मित्र शक्ति आपकी किसके साथ है? श्रीलंका, मैत्री थाईलैंड, यूके के साथ अजय वॉरियर, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मलाबार कौन सी होती है? अच्छा, ये तो थी सारी की सारी बाइलेटरल। ओके, अब आ जाता है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल में आपकी क्या आ जाएंगी? बाइलेटरल और ट्राइलेटरल दोनों हम ले लेंगे इसमें। ओके, मालाबार इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, वरुण इंडिया फ्रांस, लेप्रोस इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस फ्रांस यूके जापान, सी ड्रैगन इंडिया यूएसए जापान कनाडा साउथ कोरिया, कोंकण इंडिया और यूके के बीच में, एआईएमई और आईएमडीईएक्स आसियान और इंडिया के बीच में, ब्राइट स्टार इंडिया और 34 कंट्री और आती है, साल्वेक्स इंडिया और यूएसए, स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका, समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, अल मोहद अल हिंदी इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में होती है इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ये तो आपको वैसे ही पता। कोमोडो इंडिया और 36 कंट्रीज के बीच में होती है, ऑस इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर। आई होप आपको अच्छा खासा इनका ओवरव्यू मिल गया होगा। यहाँ देख लेते हैं और कुछ एक्सरसाइज, जैसे वीर गार्जियन, ये किस किस के बीच में है? इंडिया और जापान के बीच में, पैसेक्स विद फ्रांस, फिर डेजर्ट फ्लैग विद यूएई, कोबरा वॉरियर आपका ये
ब्रिटेन की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। कूप इंडिया ये किसकी है? आपका एएफएस और यूएसएएफ एंड जापान इनकी है। फिर आपको ध्यान रखना है क्या? ओरायन ये क्या है? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। और कहाँ पर हुई है? ये फ्रांस में हुई है। इनकॉइस इनियोचॉस या इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इंडिया और ग्रीस की है। कहाँ हुई थी? ये ग्रीस में हुई थी। ब्राइट स्टार जॉइंट एक्सरसाइज है इजिप्ट के साथ और कहाँ हुई थी? ये इजिप्ट में हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अबाउट फ्री मूवमेंट रेजिम। ये ध्यान रखना, हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक कंट्री थी जिसके साथ हमारा फ्री मूवमेंट रेजिम था, उसको हमने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया। ओके, कैंसिल क्यों करा है? क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि भैया बांग्लादेश की जो भी चीजें चल रही हैं वो आपको इम्पोर्टेंटली उस पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले म्यांमार हुआ था तो म्यांमार के बारे में सवाल आया था, म्यांमार की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में सवाल आया था। अब बांग्लादेश में कुछ हुआ है तो बांग्लादेश के बारे में सवाल आएगा और बांग्लादेश की नेबरिंग कंट्री के बारे में सवाल आएगा। ओके, तो एक सवाल छोटा सा पूछ लेता हूँ, बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री है वो किन किन के साथ लग रही है? ओके, फिर क्या बात कर रहे हैं, ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे होता है। It permits tribe inhabiting both sides up to 20 किलोमीटर across the border without visa based on annual border passes। यानी कि बिना वीजा के आप दूसरी कंट्री के बॉर्डर में कितना जा सकते हो? 20 किलोमीटर तक जा सकते हो। ठीक है, तो 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके। आई होप सब मार्क कर रहे होंगे। किसी वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, मार्क भी करना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो क्या क्या गड़बड़ी करी गई है यहाँ पे? तो इंडिया नेपाल नहीं है बच्चों, ये है इंडो म्यांमार। ओके, और यहाँ पे 20 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे कितना है? 16 किलोमीटर है। तो ये दो गड़बड़ी करी गई है इन दो स्टेटमेंट्स में। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है फ्री मूवमेंट रिजीम, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, इंडिया और जो म्यांमार था वो पहले इंडिया का ही पार्ट था। कब अलग हुआ था इसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आजादी दे दी गई थी। मतलब इंडिया से एक सेपरेट एंटिटी बना दिया गया था। और ये कब से इंडिया के साथ ज्वाइंट था? ट्रीटी ऑफ यांडबू हुई थी, ठीक है, बर्मा किंगडम के साथ 1826। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश और जो वहाँ के गवर्नर थे उनके साथ, बर्मा के जो गवर्नर थे और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। कब हुई थी? जब आपका फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म हो गया था 1826 में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो एफएमआर था ये 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। लगभग लगभग 16 किलोमीटर तक आप जा सकते हो विदाउट वीजा। ओके, तो आपको एक और चीज याद रखनी है कि अब म्यांमार के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो पहला तो हो गया मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये चार स्टेट हैं जो इसके साथ बॉर्डर फेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उग्रम, उग्रम क्या है जी आपका? तो इसके लिए मेरे को तो नहीं लगता आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है, फिर मैं बता देता हूँ। अनमैन्ड एयर व्हीकल है, इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है, पेट्रोल व्हीकल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो 5 सेकंड है बच्चों आपके पास, का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। ये उग्रम क्या होती है आपकी? ये एक इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है। सेकंड, ये कैसे आगे चला गया? हाँ, इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है, आपको ध्यान रखा जाएगा आपके द्वारा। ओके, अगर ध्यान रख लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं ध्यान रखा तो बेटा फिर वही 1-2 मार्क्स कम आएंगे। अब क्या करोगे? ये तो इसलिए मेहनत करो। फिर आते हैं, मैंने एक मैच द फॉलोइंग बनाया है, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। इधर मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेज लिखी है और इधर लिस्ट ऑफ कंट्रीज लिखी है, तो देख लेते हैं। ठीक है, आपको मैच करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। चलो, आपको 10 क्या 15 सेकंड दिए। लो, इसमें क्या दिया गया है? नेवल एक्सरसाइज आयुध। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक कब, ये जून के करंट अफेयर में था या फिर मई अप्रैल के करंट अफेयर में ही होगा, इससे पुराना नहीं होगा ये। ओके, फिर कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है सहयोग कंजिन, फिर स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है खंजर और एयर फोर्स की एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट। चलिए मैच करिए इन्हें।
चलो टाइम पूरा, टाइम अप। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में ना अगर आपको 2 भी पता है ना, तो भी इसमें काम बन जाएगा। कैसे देख लेते हैं। देखिए अयोध्या आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, ये कहाँ की है? भैया थाईलैंड की है, तो यहाँ पे ए लिख दिया। अब 2 ऑप्शन बचे, A3, 1, 2 और 3 ये ऑप्शन आ गए। फिर खंजर मैंने अभी आपको पीछे बताया, खंजर किसके साथ है? मेरे किर्गिस्तान के साथ है। तो देख लेते हैं। या आपका सेकंड पे क्या होगा? सी, मतलब सी के साथ आप सेकंड लगा दो, A3 सी सेकंड, A3 सी सेकंड, ये और ये। ओके, अब आपको पता होनी चाहिए क्या? डेजर्ट नाइट। अब डेजर्ट नाइट किसके साथ है? तो डेजर्ट नाइट आपका यूएई के साथ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, तो आंसर इज योर ए ऑप्शन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगेन एक मैच द फॉलोइंग है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई हैं, आपको उसको मिलाना है। इसके लिए भी मैं आपको 15 सेकंड का ही टाइम दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है अस्त्र। ये मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है। क्या ये एयर टू एयर मिसाइल है? क्या ये इंडिजीनियस राइफल है या इंडिजीनियस ड्रोन है? फिर उग्रम, उग्रम तो अभी पीछे करा, तो चलो उग्रम को तो मैच कर देते हैं। बी का 3, तो एक ये है एक ये है, तो बी और डी में से कुछ होना चाहिए। और भी काम आसान हो गया आपका। लो क्लियर? तो चलो 15 सेकंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम्स अप। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, यानी कि कैसे हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले सर्वत्र, ये क्या है? मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी, ये भी हमारे करंट अफेयर में क्लियर हुआ था, कवर कराया गया है। ठीक है, दृष्टि 10, ये भी इंडिजिनियस ड्रोन है। अच्छा, ये इसका जो ड्रोन है कहाँ से लिया गया है? मतलब ये हमने तो इंडिजिनियस बनाया है, और साथ साथ इसका इंस्पिरेशन है वो कहाँ से लिया गया है? इसराइल का एक ड्रोन है। अगर आपको उस ड्रोन का नाम पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये लो होमवर्क है आपके लिए। फिर उग्रम मैंने बता दिया, अस्त्र क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है। तो हो गया, बन गया काम। ठीक है, और इनमें से एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको करंट अफेयर में नहीं कराया गया है। आता है रामसर के बारे में बात करते हैं, तो रामसर कन्वेंशन। क्लियर? तो रामसर कन्वेंशन हमें बताता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड और उनके कंजर्वेशन के बारे में। तो कंजर्वेशन करना है, उनका यूज करना है रिसोर्सेज का। फिर सेकंड आता है चिल्का लेक इज द ओनली वेटलैंड इन इंडिया लिस्टेड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पता होना चाहिए क्या होता है। इंडिया इज मोर देन 10% ऑफ इट्स लैंड एज वेटलैंड। फिर आता है 2 फरवरी सेलिब्रेटेड एज वेटलैंड डे। बताना है क्या करेक्ट है, पहले देख लेते हैं। तो एक चीज तो जो आप देख के ही गलत कर सकते हो, मतलब मैं अगर एग्जाम में बैठा हो तो मैं सीधा गलत करता। 10% ऑफ लैंड, सोचो इंडिया कितना बड़ा है, 10% लैंड। ठीक है, तो अगर आप इसको गलत करते हो तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है। देखो एलिमिनेशन, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा? 1 and 4, आंसर आ गया, खत्म। कोई टेंशन हुई? कुछ डरने की जरूरत थी? नॉर्मली पढ़ते तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेके भी कंफ्यूजन, इस स्टेटमेंट को लेके कंफ्यूजन, इसको लेके कंफ्यूजन, इसको लेके कंफ्यूजन, क्योंकि तीनों क्या है? फैक्चुअल है। तो इसको अगर आप सच भी मानते तो भी आपके 3 ऑप्शन बच रहे थे, ये और ये। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखना है कि भैया कोई ऐसी तो चीज तो नहीं लिखी है जो हो ही ना सके, एक्सट्रीम तो नहीं लिखी है। तो यहाँ भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ओनली वेटलैंड। इंडिया इतना बड़ा है, लगभग लगभग 80 के लगभग हमारे वेटलैंड्स है रामसर साइड के अंदर, और 100 से 200 के लगभग हमारे नॉर्मल वेटलैंड्स है, टोटल मिला के। एक ही वेटलैंड होगा जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में होगा। सोच सकते हो आप ये भी। क्लियर? अरे लास्ट वाला तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, 2 फरवरी का आंसर है आपका ई। नहीं नहीं, ये इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये आप एक बार इसका आंसर आप यहाँ पे गलत मार्क हो गया, तो इसका आंसर होगा 1 and 4। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, ए होता है इसका। ठीक है, फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है इसमें तो। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा 1 and 4। मैं ये चेक कर रहा था कि कहीं मैंने इनकरेक्ट वगैरह तो नहीं पूछा, नहीं, तो इसका आंसर ही गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसका ए है। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लेना। रामसर के बारे में देख लेते हैं। रामसर क्या है? ओनली ग्लोबल ट्रीटी है जो फोकस करती है एक सिंगल इकोसिस्टम, दैट इज योर वेटलैंड। ओके, अच्छा, वेटलैंड पे ना आपको एक तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसे हम हमेशा बोलते हैं एज इफेक्ट। अब होता क्या है वो आप लोग पढ़ लेना। तो कब साइन किया गया था, मतलब कब इसको
लाया गया था तो 1971 2 फरवरी को के द्वारा लाया गया था। उसी डे को फिर हम क्या बोलने लगे, वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलने लगे। इंडिया ने इसे लगभग लगभग 11 साल बाद किया था 1982 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, सुंदरबन हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामसर साइट है। रेणुका हमारी सबसे छोटी है। चिल्का और कालादेव हमारे क्या है, पहले रामसर साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा रामसर साइट है। वर्ल्ड का पहला रामसर साइट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और यूनाइटेड किंगडम के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। फिर मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड होता है लिस्ट ऑफ वेटलैंड में भी जो कि जिनमें क्या हुआ, इकोलॉजिकल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है, और उनको अब हमें सुधारने की जरूरत है। तो सबसे शुरू में इसमें क्या डाला गया था, चिल्का डाला गया था। हालांकि 2002 में जब उसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई तो उसको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड से हटा दिया। अभी हाल फिलहाल में हमारे दो हैं, लोकटक लेक और कालादेव नेशनल पार्क। लोकटक लेक मणिपुर में है और कालादेव राजस्थान में है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व जहां पर क्या बना है आपका, डार्क स्काई पार्क रिजर्व बना है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे लगता नहीं आपको 5 सेकंड भी चाहिए होंगे, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत बार पढ़ाया है। जल्दी से मार्क कर दो बच्चों। तो टाइम अप हो गया आपका। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी का मार्किंग गलत हुई भी होगी ना तो उसको मैं सही कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में इसको पीडीएफ को बनाया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर लिखते टाइम उसके आंसर ऊपर नीचे हो गए कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं बताते हुए आपको करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, क्लियर। The alliance will be established by US, Australia, South Africa. Aim of the alliance is to facilitate cooperation and identify the use of sustainable biofuel. The alliance will work in the collaboration with and complement the relevant existing regional and inter-regional agencies as well and initiative in the bioenergy. तो ये आपको देखना है के कोड्स आपके नीचे दिए गए हैं, तो आप उनके पढ़ के उनमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसका आंसर मार्क करना है और इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 10 सेकंड। चलो स्टार्ट हो गया टाइम। ओके, तो टाइम्स अप, आप लोगों का टाइम खत्म होता है। तो देख लेते हैं इसमें से क्या क्या सही है। इसका आंसर है बी, यानी कि आपका 2 एंड 3 ओनली। तो ये आप लोगों को देख लेना है। ओके, इसमें आप देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है अगर मैंने इसमें डाला हो। तो बेसिकली यहाँ पे 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और कौन कौन है मेन इसके, यूएस, ब्राजील और इंडिया। कौन है, यूएस, ब्राजील और इंडिया। पीछे क्या लिखा था, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो देखो वो गलत हो गया। ठीक है, इसमें और क्या क्या है, इंडिया और मतलब इंडिया ने इसको कब बताया था, G20 के टाइम इसको लॉन्च करने की बात करी थी इंडिया ने, जो G20 इंडिया में हुआ था। ओके, तो इस बार का G20 तो इंडिया में हुआ। नेक्स्ट बार का G20 कहाँ हो रहा है, किसी को पता है? पता है तो जरा बता दो। ठीक है, खुद तो एनलाइटेड हो, बाकियों को भी एनलाइटमेंट करो। ओके, अब हम बात करते हैं पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम की या पृथ्वी विज्ञान स्कीम की। देखो सबसे पहला है, इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 टू 2026, यानी कि 5 साल का इसका टाइम पीरियड है, 5 ईयर का। ओके, इट एम्स टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स वाइटल साइन। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर, इसका आंसर होता है आपका ए 1 एंड 2। इसमें देखिए कौन यहाँ पर क्या गलत है कि ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये इसरो का इनिशिएटिव है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, इसके बारे में आपको बताना है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली अपने करंट अफेयर में कवर कराया था आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो 9 वीडियोज हैं, ठीक है, वो पढ़ लेनी है आप लोगों ने। कुछ नहीं करना, इनक्रेडिबल अभिषेक यूट्यूब चैनल है, उसमें जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है आपको। पिछले 1 महीने में ही डाला है मैंने, ज्यादा नहीं स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मैंने अक्टूबर से शुरू किया है और जून तक की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं। जुलाई की वीडियो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में आ जाएगी। ओके, तो इनको पढ़ लेना है अच्छे से। एक एक 1.5 घंटे की वीडियो से ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, बस उनको लगाओ और सुनते रहो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको एस डिफेंस चैनल में मिलेगा। तो आप या तो वहां से
PDF भी डाउनलोड मार सकते हो और उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इनिशिएटिव्स आपके लिए बहुत सारे लाए गए हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए करी जा रही है। आपको क्या करना है, आपको बस एक चीज देना है, अपना टाइम और अपने एफर्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। ओके, तमिलनाडु टॉप द 6th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम। तमिलनाडु, sorry, the games were held in 4 cities in Tamil Nadu. This game was the first game we held in South India. The mascot of the game is वीर मंगई। तो कौन सा आंसर इसमें गलत है? ठीक है, तो 5 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग जरा इसको करो। चलो, टाइम्स अप, टाइम्स अप। सबने आई होप मार्क कर दिया होगा। इसका आंसर है ए। यहाँ पर तमिलनाडु ने इसको टॉप नहीं किया है। और तो मैं बताऊं, अभी तक सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसे हैं जो जीते हैं, एक तो महाराष्ट्र और हरियाणा। सिर्फ ये 2 स्टेट हैं जो जीते हैं अब तक इसे। ओके, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में कराया गया है, साउथ इंडिया में पहली बार हुआ है और वीर मंगई इसका क्या है, मैस्कट है। तो ये आप देख सकते हो, ये किसका पार्ट है, खेलो इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। और जो स्टेट के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाएगा उसी को हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। तो अभी तक इसमें सिर्फ 2 ही स्टेट जीत रहे हैं, एक तो महाराष्ट्र जीत रहा है, एक तो हरियाणा। ओके, तो ये क्या था, इसका 6th एडिशन था और ये कहाँ पर हुआ था, आपका तमिलनाडु में हुआ है। और इसमें 2 नए गेम्स क्या है आपके ऐड करे गए हैं। क्या, एक तो स्क्वॉश इसमें ऐड किया गया है और दूसरा सिलबम इसमें ऐड किया गया है। सिलबम क्या है, एक तरह का मार्शल आर्ट फॉर्म होता है। और ये कहाँ से रिलेटेड है, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये चेन्नई के आसपास से रिलेटेड है, यानी कि ये तमिलनाडु का एक इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है। ओके, का मैस्कट था वीरा मंगई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया, लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है और सीडीएस में ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ओके, तो ये इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड है, बस फटाफट से स्टेट बता दो, कौन सा स्टेट है बच्चों। क्लियर, तो टाइम्स अप, आपका टाइम खत्म होता है। का जो आंसर है दैट इज योर गुजरात। गुजरात में कराया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जब सूर्य नमस्कार की बात करोगे तो इसमें सिंपल सवाल मैं ये पूछता आपसे, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल कितने पोजेज हैं। जब सूर्य नमस्कार किया जाता है तो उसमें लगभग लगभग कुछ पोजेज होते हैं, नंबर ऑफ पोजेज, वो आपको बताना है इसमें कितने पोजेज हैं, क्योंकि ये चीज मैंने आपको अपने करंट अफेयर की वीडियो में कवर कराई है बच्चों। नेक्स्ट इज अत्तपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ पर है ये, कौन से स्टेट में पड़ता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो 5 सेकंड होने ही वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, फटाफट लिख दो, ज्यादा कुछ नहीं करना, ABCD बस इतना लिखो। पार्टिसिपेशन दिखाओ बच्चों, पार्टिसिपेशन। ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेशन से हम भी तो मोटिवेट होंगे, और अगर हम मोटिवेट होंगे तो जो हम कितना मोटिवेट करेंगे आपको, क्या कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया, और उस कंटेंट का फायदा उठा के आप अपना एम जल्दी से पा पाओगे। तो ये जो अट्टपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहाँ का है, ये केरला का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाता है आपका कुछ स्टैचूज है और उनके बारे में दिया गया है कि वो किसके मतलब ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ पीस गौतम बुद्ध, स्टैचू ऑफ जस्टिस BR अम्बेडकर। ये 10 सेकंड है, फटाफट से कर दो। ABCD टाइप करना है और अगर दोबारा पढ़ना है, अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। लो, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ठीक है, इसका आंसर है सी। तो ये वाला करेक्टली मैच नहीं है। क्या चेंज है इसमें, देखो ये PIB का एक इंफॉर्मेशन आई थी कि जो आपका स्टैचू ऑफ पीस है वो किसके ऊपर बना है, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ। ठीक है, तो किसके ऊपर है वो, ये जैन मॉन्क या जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ। ठीक है, और बाकी आप पीछे देख लेना। स्टैचू ऑफ जस्टिस आपका BR अम्बेडकर के ऊपर ही बना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बना है, और स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य के ऊपर बना है। अच्छा, इसमें एक आपका और कुछ था, स्टैचू ऑफ जो रामानुजा का बना था, आपको अगर याद हो जरूर बताना कि रामानुजा के ऊपर जो स्टैचू बना था वो किस चीज से रिलेटेड था।
चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो पहली कौन सी कंट्री है जिसमें मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके लिए बच्चों के लिए जनवरी 2024 में। छोटा सा सवाल है, फैक्चुअल सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, या तो ऐसा होगा, देखो मैंने तो अलग अलग फैक्ट्स के हिसाब से सवाल बनाए हैं, आपके एग्जाम में देखो क्या होगा, वो इन सब फैक्ट्स को क्लब करके एक बड़ा क्वेश्चन बना देंगे। चलो 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट कर दो। ठीक है, टाइम्स अप। का जो आंसर है दैट इज कैमरून। तो ऐसा कैमरून में लॉन्च हुआ है। ठीक है, जब एग्जाम होगा और अगर ये सवाल आ गया तो आके एक बार इस वीडियो पे थैंक यू जरूर लिख देना, हमने आपको एमसीक्यू कराया तो आपका एमसीक्यू सही हो गया। नेक्स्ट, पृथ्वी स्कीम के बारे में आपको बताना है, इनमें से क्या इनकरेक्ट है। एक सेकंड, ये यहाँ पे मैं करेक्ट लिख दिया गलती से, इसको करेक्शन है, इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही। पहला तो इम्प्लीमेंट करा गया है इसको, ठीक है जी, 21 से 26 तक होगा। दूसरा, इसमें हम अर्थ के वाइटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का इनिशिएटिव है। और चौथा, अक्रॉस ओ स्मार्ट और सेज इसी के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलो टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज सी। जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव। ठीक है बच्चों, किसका इनिशिएटिव है ये? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सपो सेट के बारे में। ठीक है, पहला सवाल, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरिमेट्री मिशन फॉर स्टडिंग एक्सरे। नेक्स्ट, इट इज डेवलप्ड बाय इसरो। दो चीजें हैं, बस इतना आपको याद रखना है। तो 10 सेकंड दे रहा हूं और बताना है इसमें आपको क्या करेक्ट है, करेक्ट बताना है बच्चों, फटाफट कर दो, ये तो आपको आता ही होगा। चलो टाइम्स अप, टाइम्स अप, आपका टाइम खत्म होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज ए ओनली, देखिए वन ओनली। क्लियर, ये इसरो के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, ये इसके लिए कुछ अलग से था, एक रिसर्च और रिसर्च पर्टिकुलर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेवलप किया है। क्लियर, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। ये आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से करेक्टली मैच है। सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटीज के बारे में। चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है सुमित नागल। ओके, फिर दूसरे सुई रेडफोन, तीसरे हैं दिव्यांश सिंह पंवार और चौथे हैं रवि सिंह। इन चारों के बारे में मैंने आपको अपने करंट अफेयर के टाइम बताया था, जब करंट अफेयर पढ़ा रहा था, और उस समय भी मैंने बोला था सिंपल क्वेश्चन आएगा बच्चों, मैच द फॉलोइंग, नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स का नाम लिखेंगे, मैच करवाओ। ठीक है, चलो फटाफट कर दो इसे। इसके लिए दिए मैंने आपको 15 सेकंड। टफ तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन? अगर टफ लग रहा है तो यानी कि थोड़ा बहुत रिवीजन की जरूरत अभी है। चलो टाइम्स अप। ठीक है जी, अब यहाँ पर देख लीजिए हैं इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो सूर्य फ्रेंडन है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। क्या है ये? फर्स्ट फीमेल या फिर फर्स्ट न्यूट्रल फीमेल और वो बनी है अंपायर इन क्रिकेट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सुमित नागल, ये किससे रिलेटेड है आपके? ये शूटिंग से रिलेटेड है। दिव्यांश सिंह पवार, ये अगेन राइफल शूटिंग से रिलेटेड है, और रवि सिंह रेसलिंग से रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो जाता है दैट इज बी। चलिए आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन अलाइंग मूवमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है बच्चों आपको। ओके, चलिए इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, पर स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ लेता हूँ। द पर्पज ऑफ द मूवमेंट वाज टू इंश्योर नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज। First summit was held in Belgrade, Yugoslavia in 1961. India was among the founding member of this movement and 19th edition of NAM was held in New Delhi. चलो टाइम स्टार्ट हो गया आप लोगों का, 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट।
ABCD क्या है? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, दिमाग को यहीं से ट्रेन कर दो कि एग्जाम में चले। ठीक है, चलिए टाइम अप हो गया आपका। इसका जो आंसर है दैट इज सी। एक सेकेंड, डी। इसका आंसर है डी। इंडिया फाउंडिंग मेंबर बिल्कुल है इसका। ये 5 कंट्रीज ने इसको मिलकर बनाया था। उसमें कौन कौन से थे? इंडिया था, इजिप्ट था, यूगोस्लाविया था और इंडोनेशिया था और आई थिंक घाना था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना। इंडिया, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लाविया, लास्ट इज इंडोनेशिया। क्लियर? आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये गलत है, ये न्यू दिल्ली में नहीं हुआ है। ओके, तो चेक कर लेना कहाँ पर हुआ है। फिर आता है आपका, इनमें से कौन सी बुक कोथर को हमने करेक्टली मैच नहीं किया है? चलो, अब इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो मेरे को जितनी भी बुक मिली उस महीने की मैंने सारी क्लब करके एक ही क्वेश्चन बना दिया। ओके, चलिए टाइम्स अप, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, कुछ अनसुनी कहानी, ये राजनाथ सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है। देख लेना किसके द्वारा लिखी गई है, बाकी देख लेते हैं। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एक्स आर्मी चीफ जनरल MN नारवाने के द्वारा है। कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब चारू निवेदिता, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। ओके, नेक्स्ट इज जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पहली बात करेंगे, जो काई चटनी है उसको जीआई टैग मिला है और वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? बिहार से। एनईपी के अंदर जो फारसी लैंग्वेज है उसको एज अ 9th क्लासिकल लैंग्वेज के तरह हमने माना है। फिर तीसरी जो है दैट इज प्रीति रजक बनी है फर्स्ट फीमेल सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, तो इसके ऑप्शंस आपको हैं, तो 10 सेकंड दे रहा हूं आपको। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप। ओके, इसका जो आंसर है दैट इज 2 and 3 ओनली। एक सेकेंड, इनकरेक्ट बोला है ना? हाँ, तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। देखा, मैं भी कंफ्यूज हो गया इनकरेक्ट में, तो जब मैंने मार्क नहीं किया। तो आप लोग तो सोचो, हम तो यहाँ पे घर पे बैठ के कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो वहां पे बैठोगे ना, प्रेशर आएगा। तो मार्क कर लेना बच्चों, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपके 1 2 नंबर 3 नंबर ये गवा दोगे ना, अगर इस तरीके से जैसे मैंने गलती कर दी अभी। मुझे तो आंसर आता था इसका, फिर भी मैंने देखो 2 and 3 बता दिया आप लोगों को, कि मुझे पता है ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, मुझे जबकि मार्क इनकरेक्ट करना था। ओके, तो ये गलत है। अच्छा, काई चटनी है कहाँ की? ये उड़ीसा की है। ओके, तो काई चटनी कहाँ से आती है आपकी? उड़ीसा से आती है। नेक्स्ट, जनपीत अवार्ड में बात करेंगे। जो जनपीत अवार्ड है 58th एडिशन है उसका। संस्कृत स्कॉलर जगाधर गुरु राम भद्राचार्य को हमने ऑनर किया है, और उर्दू पोएट गुलजार साहब को भी हमने इसमें ऑनर किया है। ओके, चलो इसका देख लेंगे। इसमें भी अगेन 10 सेकंड है आपके पास। ओके, टाइम्स अप। ठीक है जी, आप लोगों का टाइम खत्म होता है इसमें। आंसर देख लेते हैं, डी, तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? अच्छा, इसके मैंने यार कोड नहीं लिखे, तो वही लिख लेना। ए हो गया आपका 1 ओनली, बी हो गया आपका 2 ओनली, सी इज योर बोथ एंड डी इज योर नन। ओके, बस ये आपको दिखाने दे रहे हैं। लो, तो पहला स्टेटमेंट है, रतन टाटा को मिला है कैवलियर द ला लीजन दी ऑनर अवार्ड, ऐसे ही है। ओके, फिर शशि थरूर को मिला है फर्स्ट सिटीजन टू बी कन्फर्ड विद ऑनररी नाइटहुड बाय द ब्रिटिश। ये 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं आप लोगों के। टाइम्स अप। ओके, इसका आंसर है सी, यानी कि बोथ। आपके दोनों के दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ भी इनकरेक्ट था। कुछ बच्चों ने सी देखा होगा और उन्होंने करेक्ट लगा दिया होगा। अब मैं हर क्वेश्चन में थोड़ी ना बताऊंगा आपको इनकरेक्ट है। मुझे तो याद है कि इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा है मैंने, आप लोगों को कैसे वहां पे दिखेगा? ठीक है, अगर आप लोगों को ये आता भी होगा तो कुछ लोगों ने डी लगा दिया होगा,
करेक्ट सोच के। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है तो उससे मेरी यही रिक्वेस्ट मान लीजिए या एक सजेशन मान लीजिए आप लोगों के लिए, एज अ बिग ब्रदर आप लोगों का, भैया ये मार्किंग करनी स्टार्ट कर दो। एक बहुत हम्बल सजेशन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। जब तक आप उस पर गोला नहीं मारोगे, आपके भूलने के चांसेस 90% रहेंगे। ओके, तो चलो आपको स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ। ये जो अवार्ड मिला है ये किसको मिला है? ये मिला है शशि थरूर जी को मिला है। ओके, और ये जो मिला है ये मिला है भारती मित्तल जी को। और दोनों के दोनों आपके डायरेक्ट हमने करंट अफेयर में करवाए थे। लो, इनमें से कौन सी कंट्री को हाल फिलहाल में रिमूव किया गया है क्या एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से? चलिए 5 सेकंड है बच्चों। हाँ कर दिया। चलो इसका आंसर है आपका यूएई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया का पहला फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपोग्राफी कहां पर बनाया गया है? अगेन 5 सेकंड, टाइम्स अप। ठीक है, ये बना है आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं आपका। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या मार्क करना है? देखो अगेन करेक्ट बताने हैं जी, करेक्ट। गोला सबसे पहले करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। It is meant for the formalization of fisheries sector and supporting fisheries, micro and small enterprises. Its intended period is 5 year. तो देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। उससे पहले आप लोगों को दे देता हूं मैं 10 सेकंड। ठीक है, अपना कंपटीशन भी चेक करते चलना बच्चों। साथ वाला सही मार्क कर रहा है तो आपकी कहाँ गलती रही? सर है ए 1 and 2 ओनली। इसका टाइम पीरियड जो है वो 5 साल का ना होके लगभग लगभग 3 साल का है। ओके, आपको ध्यान रख। तो ये देख सकते हो 2023 से लेके 2026 एक रफ एस्टिमेट ले तो कितना साल हो गए? 3 साल का इसका टाइम पीरियड। लगभग लगभग 6,000 करोड़ हमने इसमें डाले हैं। और अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की। ओके, फर्क बता देता हूं मैं आपको। सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। ओके, क्या होता है सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में? तो सेंट्रल सेक्टर जो सेक्टर होता है इट इज फुल्ली फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, बस इसमें स्टेट का काम क्या होता है? स्टेट विल प्रोवाइड मशीनरी। उसको मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑफिसर्स चाहिए या जो वर्क फोर्स चाहिए, ठीक है, या डेटा चाहिए, वो सब कौन देगा? स्टेट देगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? पार्शियल फंडिंग होती है। ठीक है, पार्शियल फंडिंग किस तरीके से? कुछ पार्ट आपका इसका यूनियन देगा, कुछ पार्ट आपका इसका कौन देगा? स्टेट देगा। ठीक है, जैसे यूनियन और स्टेट में से क्या देगा? जैसे ये 90-10 हो गया, या तो 50-50 हो गया, या तो 60-40 हो गया। क्लियर? और इसमें जो मशीनरी होगी वो किसकी होगी? वो अगेन स्टेट की होगी। ओके, समझ आया आप लोगों को ये? आगे बढ़ते हैं चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार स्वाति पोर्टल पढ़ा था हम लोगों ने इसको कि नहीं पढ़ा था? बताओ। पढ़ाया तो था। ठीक है, करंट अफेयर में कवर करवाया गया है स्वाति पोर्टल। चलिए, इट एम्स टू क्रिएट अ सिंगल ऑनलाइन पोर्टल रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन एंड गर्ल इन स्टेम सेक्टर। सॉरी ये आ गया। सेक्टर क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ठीक है, तो तब तो सही आया। मतलब इसकी डेफिनेशन बढ़ा दी इन्होंने। इट इज डेवलप्ड बाय द एनआईसी। एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया था। याद करो क्या बताया था करंट अफेयर में, के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो अगेन अब मैंने स्टेटमेंट बता दी है तो 5 सेकंड। का आंसर है आपका ए। ओके,
और ये स्वाति के पीछे, ये जो स्वाति पोर्टल है, इसके पीछे जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आई थिंक इसरो का हाथ है। ओके, एक बार फिर भी चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना आपका हक बनता है। ठीक है, कुछ होगा और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटियां लगती हैं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर सर ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वी आर वेरी मच ओपन टू द सजेशंस। ठीक है, क्योंकि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो बिल्कुल दीजिए, मैं उन सजेशंस को पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट भी करूंगा अगली वीडियो में। ओके, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की क्या बात करी गई है। ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा आपको 300 यूनिट तक की पर मंथ की। दिस स्कीम अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत शैल बी इंसेंटिवाइज्ड टू प्रमोट रूफटॉप सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको देखना है। चलिए 10 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों को। टाइम्स अप, आप लोगों का टाइम पूरा हुआ। आंसर इज सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। फिर अगला आता है एक सिग्नेचर ब्रिज जिसका कि नाम चेंज करा गया है और अब नाम उसका रख दिया गया है समुद्र सेतु। ये कहाँ पे लोकेटेड है, अगेन 5 सेकंड। एक्चुअल क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बच्चों, जो समझाने का है वो समझाऊंगा। ओके, टाइम्स अप। ये कहाँ पर आपका पाया जाता है, ये है आपका गुजरात। इससे पहले मैंने आपको बताया था अटल सेतु कहाँ पर था, महाराष्ट्र। और सुदर्शन सेतु गुजरात। इसकी खासियत क्या है, लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है भैया ये। ओके, नेक्स्ट, वोट ऑन अकाउंट। इस बार का बजट आपका इंटरिम बजट था। ठीक है, तो इंटरिम बजट में वोट ऑन अकाउंट भी होता है। ये किस चीज के बारे में होता है, अगेन 10 सेकंड, फटाफट पढ़ लो और आंसर दे दो। आई नो आपको बैठे हुए पढ़ते पढ़ते 1 घंटे के लगभग हो गया होगा, बट फिर भी क्या करें, एग्जाम में तो बच्चों 2 घंटे बैठना है ना, तो आदत बना लो पहले से। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है दैट इज ए। देखिए बेसिकली किसके लिए होता है, जो फाइनेंशियल ईयर है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए बजट अलॉट करता है, उसके लिए फंड्स को अलॉट करता है। होता क्या है, जिस साल इंटरिम बजट होगा तो उस साल आपको पैसा चाहिए होता है, कब से कब तक के लिए, फरवरी टू जून तक के लिए। क्यों, जून में तो देखो नई सरकार आ जाएगी, फिर वो अपना बजट लाएगी, तो फरवरी टू जून तक की वर्किंग के लिए आपको जो पैसा चाहिए होता है वो आप कैसे निकालते हो, वोट ऑन अकाउंट। अच्छा, इसके लिए जो आर्टिकल था, अब देखो मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं, बट मुझे जो रिकॉल हो पा रहा है आई थिंक 116 था। एक बार से क्रॉस चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से आर्टिकल 116 है, दो जो कि किसके लिए है, वोट ऑन अकाउंट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईएनएस संध्यक। ये किस लिए था न्यूज में, क्या ये एक सबमरीन वॉरफेयर है, कोस्टल सर्विलांस है, ये सर्वे एंड हाइड्रोस्कोप हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस के लिए है, और क्या ये एयरबॉर्न रिकॉन्सेंस के लिए है। ठीक है, 5 सेकंड आप लोगों के लिए। चलिए 5 सेकंड आप लोगों के पूरे हुए। इसका जो आंसर है दैट इज सी। मैंने बताया था ना आपको इसको, आई थिंक मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि इस शिप को कमीशन किया गया था लगभग लगभग 2018 में, और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया एज अ सर्वे शिप। ठीक, तो हाल फिलहाल में इसको बना दिया गया था एज अ सर्वे शिप में कन्वर्ट किया गया है इसे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज वायु शक्ति। इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या बात हो रही है, नॉट करेक्ट की बात हो रही है। तो आईएएफ कंडक्टेड एक्सरसाइज वायु शक्ति एट द पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर। वायु शक्ति क्या है, एक बाइनियल एक्सरसाइज है, बाइनियल मतलब हर 2 साल में, 2 ईयर्स में एक साथ होती है। ओके, इट इज एम्ड एट शोकेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ आईएएफ टू कंडक्ट फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन। द आईएएफ इज कैरिड आउट 3 लार्ज स्केल वॉर गेम्स, वायु शक्ति, गगन शक्ति एंड तरंग शक्ति। कौन सा इसमें से क्या है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, 5 सेकेंड आप लोगों के लिए, फटाफट मार्क करो। टाइम अप। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है बी, ये एक बाइनियल एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, एनुअल एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट,
मैच द फॉलोइंग्स है, ठीक है। देख लो 15 सेकंड दे रहा हूँ इस चीज के लिए, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। हो गया आप लोगों का? नहीं हुआ तो चलो 3 सेकंड और। चलिए, इसका जो आंसर होगा, जैसे पहला है सदा तनिष्क। सदा तनिष्क क्या है? ये पहली एक्सरसाइज है जो किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो ए का तो हो जाएगा 3। अच्छा, इसमें तो हमें ये बताना है कौन करेक्टली मैच है। चलो वो देख लेते हैं। तो दोस्ती 16, क्या ये है? नहीं जी, ये तो नहीं है। सदा तनिष्क ये है? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपका आंसर होता है बी, 2 ओनली। ठीक है जी। दोस्ती 16 क्या है? एक एक्सरसाइज है। अब मैं इसके करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, वो मार्क करके देता हूँ आपको, वो आपको ध्यान रखना है लोग। ये जो दोस्ती 16 है, ये किसकी है? ये पहला ऑप्शन आएगा। सदा तनिष्क आपका ये वाला ऑप्शन आएगा, और ये तो आपका डायरेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट इज मिलान एक्सरसाइज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये। के बारे में आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। अगेन इनकरेक्ट। ठीक है, पहला इसमें बोला गया है कि लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला। थीम बताई गई है फॉर गोइंग नेवल अलायंस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। 12th एडिशन लाया गया है इस बार, और ये मिलान क्या है? एक बाइनियल एक्सरसाइज है, जो कि कब से इनिशिएट करी गई है? नेवी के द्वारा 1990 से। तो चलिए आप लोगों के लिए 15 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड, 15 सेकंड का तो क्वेश्चन भी नहीं है बच्चों ये। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी। डी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट, रिसेंटली थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है एज अ 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द विच स्टेट? इस स्टेट की 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बनाया गया है। अगेन 5 सेकंड। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु की है ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर पहला स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, ये सवाल ना मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे के सारे सही करेंगे। ठीक है, ये सवाल ऐसा है जो गलत कर ही नहीं सकते आप। आपने, या तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी सुना होगा, नहीं भी कर रहे हो तो भी आपने इसका अपने अगल बगल कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स में जिक्र सुना होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो आपका 100% करेक्ट वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगेन 5 सेकंड। इसका आंसर है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, ये हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई स्टेट है जिसके पास अपना यूसीसी है? बिल्कुल है जी, गोवा। और इन्होंने क्या करा है, जो पोर्चुगल, सिविल कोड था, उसी को इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यू करा है। तो आजाद भारत में पहला स्टेट तो बना है आपका कौन? यूसीसी देने वाला उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट, पहली यूरोपियन कंट्री जिसको डिजिटल सैनिक वीजा जिसने इशू किया है। एग्जैक्टली करंट अफेयर में आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया है। तो 5 सेकंड मैक्स टू मैक्स, जल्दी से लिख दो फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, इसका आंसर हो गया आपका फ्रांस। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री, कौन सी कंट्री बनी है पहली ऑर्थोडॉक्स कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है? ऑलरेडी करंट अफेयर पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए फटाफट 5 सेकंड। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी मोटिवेट हो यार, पार्टिसिपेशन करो। अगर मैं आप लोगों से इतनी एनर्जी में बात कर रहा हूँ तो आप भी अपनी एनर्जी हाई रखो। ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद तो बोलोगे ना हाउस द जोश, तब भी तो चिल्लाना है हाय सर। यहाँ भी एनर्जी हाई रखो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? इसका आंसर होता है ग्रीस। अच्छा, पहला कंट्री तो ये हो गया, इसके बाद एक और कंट्री ने अलाउ किया है, दैट इज थाईलैंड। ओके, ये 2 कंट्रीज का आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है TOI 715B, ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्या कारण था इसका न्यूज में आने का? 5 सेकंड आप लोगों के लिए। चलिए, इसको देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक तरह की सुपर अर्थ है जो खोजी गई है बाय नासा। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरह के सवाल आपके बहुत बार आते हैं।
एक वो पता नहीं कहाँ से उठा फिठा के लाते हैं कोई टर्म, बोलते हैं बताओ भाई। अब रिसेंटली नासा एंड विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैव जॉइंड टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिंगोसैट। अगेन करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर का है ये टॉपिक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट से मार्क कर दो इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ये किसी का गलत होगा, अगर किसी का ये भी गलत हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों को रेट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए टाइम रहते, ठीक है, ताकि आपके पास अभी भी टाइम है, 1 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो आप इसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एच हॉकी 5 वर्ल्ड कप, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है। नीदरलैंड ने इंडिया को डिफीट किया है वुमेन्स वर्ल्ड कप में, और नीदरलैंड का फर्स्ट एवर मेंस एच हॉकी मेंस वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। विमेन्स ने तो इंडियन विमेन टीम को हराया है, और जो मेंस है वो उन्हें चैंपियन बने हैं। तो अगेन 5 सेकंड, ABCD करेक्ट बताना है बच्चों इसमें, ठीक है। इसका आंसर है सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा, पेरिस ओलंपिक्स देखो चल ही रहे हैं, आप लोगों ने इतना कुछ देख लिया, इतना न्यूज में आ गया, मनीष फोगाट जी के बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा। कभी कभी तो देखा ऐसा भी हो जाता है कि आपने इतनी मेहनत करी और जस्ट कुछ छोटी मिस्टेक्स के द्वारा, तभी तो मैं आपको वही तो छोटी मिस्टेक्स बता रहा हूँ, करेक्ट इनकरेक्ट पे गोला ना करना, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ना, इनकरेक्ट छोड़ देना। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर इतनी छोटी सी चीज, अब इनका तो देखो, इनका तो ओलंपिक का सपना था, 100 ग्राम वजन, मतलब 100 ग्राम वजन होते क्या है, आप अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे ना तो आई थिंक 100 ग्राम से ज्यादा ही आपका वजन कम हो जाएगा। सोचो उनका सिर्फ 100 ग्राम की वजह से वो ओलंपिक गोल्ड जीत सकती थी, और इंडिया में पहली बार ऐसा होता रेसलिंग में हमें गोल्ड मिलता। तो जो उनका सपना टूटा है सिर्फ 100 ग्राम की वजह से, तो आप लोगों को भी बिल्कुल सचेत रहना है, इन सब चीजों से आप लोगों को शिक्षा लेनी है कि बिल्कुल भी किसी भी छोटी से छोटी चीज को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। तो टॉर्च बेयरर कौन बने हैं पेरिस ओलंपिक्स के, तो ये हैं आपके अभिनव बिंद्रा। क्यों फेमस है ये क्या है, इंडिविजुअल में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है ये। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से स्पोर्ट से थे, आपके शूटिंग से हैं। चलिए, फिर आ जाता है, आप इसका आंसर आपका डी मैंने बता दिया। अच्छा, ये सुशील कुमार थे, ये भी 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एक टाइम पे ब्रॉन्ज और आई थिंक दूसरे टाइम पे सिल्वर। कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये रेसलिंग से है। और नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है, इस बार ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर जीता है, ठीक है। इससे हार गए थे जो आपके पाकिस्तान के हैं, आपके जेवलिन थ्रोअर नदीम, उनसे हार गए थे, क्योंकि नदीम ने लगभग लगभग 92 मीटर का एक थ्रो मारा, और हमारे नीरज चोपड़ा जी 89 मीटर का थ्रो मार पाए। उसमें वो 5 बारी में से भी सिर्फ एक बार उन्होंने थ्रो किया, बाकी सब उनके फाउल हो गए थे। फिर तो ये आपको ध्यान रखना है, बट ये मान के चलिए कि वो उनका बुरा दिन था, ठीक है, नीरज चोपड़ा का बुरा दिन था, तो बुरा दिन पे भी क्योंकि उनकी मेहनत इतनी थी ना, इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे कि उनका बुरा दिन होते हुए भी वो सिल्वर मेडलिस्ट बने। अगर उनका दिन होता तो गोल्ड मेडलिस्ट तो पहले बन ही चुके हैं। सोचो अगर ये भी उनका दिन होता तो वो इस बार भी गोल्ड मेडलिस्ट बनते। तो प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर लो, चाहे आपका सबसे बुरे से बुरा दिन आ जाए, आप उसमें भी बाकी लोगों से अच्छा कर जाओ, ठीक है। चलिए अगला है, कुछ इंडियन बॉलर के बारे में 2 फैक्ट। प्रीत बुमराह बिकम सेकंड इंडियन टू टेक 500 टेस्ट विकेट, और ये जो अचीवमेंट है ये कहाँ पर हुई है, ये इंग्लैंड के साथ जो हमारा थर्ड टेस्ट चला था राजकोट में, वहां पर अचीव करा गया है। तो अगेन इसके लिए आपको कितने सेकंड्स, 5 सेकंड्स। ओके, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह जी की बात करी गई है, और अगर इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी आएगा, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस आपका इसमें वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा था, आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये बुमराह नहीं है, ये कौन है, आपके अश्विन है, ठीक है। और अश्विन की एक बायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी बोल लो। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी, स्ट्रीट क्रिकेट करके कुछ थी, कुछ स्ट्रीट से उसका नाम था। बाकी तो उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखा था जो उनकी मदर टंग है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कुछ स्ट्रीट करके याद था, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेना, आप लोग भी देख लेना, मैंने ऑलरेडी इसको करंट अफेयर वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रखा है।
ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका, राजकोट में हुआ था ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, तो वन ओनली इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो मैस्कट है, शाहीन ए शे या शान, ये क्या होता है? होता है आपका स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। IUCN स्टेटस, वल्नरेबल, ठीक है। आपका 12 कंट्रीज में क्या है इसकी रेंज है स्नो लेपर्ड की। ठीक है, इंडिया में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024, जो कि 2 फरवरी को होता है, उसकी थीम क्या है? ओके, अगेन इसके लिए भी 5 सेकेंड। लो, टाइम्स अप, टाइम्स अप। का आंसर है आपका डी, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेशनल वुमेन्स डे। ये कब, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सरोजनी नायडू की। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ सरोजनी नायडू, क्या ये बात सही है? हर निकनेम वाज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कोकिला। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। तो एक चीज याद कर लेना, ये कहाँ पर हुआ था ये सेशन? ओके, चलिए। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट है, इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12 फरवरी। कौन सा इनकरेक्ट है? ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये लगभग लगभग आई थिंक 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, नेशनल वुमेन्स डे तो तब हो गया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? ओके, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। फिर आता है नेशनल साइंस डे, क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है नेशनल साइंस डे मनाने का? ऐसा क्या हुआ था उस दिन? अगेन 10 सेकंड दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। ओके, हो गया सबका? चलिए, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, रमन इफेक्ट केम टू लाइट, पब्लिश्ड famous book on this day. This day mark the birth anniversary of CV Raman. This day mark the death anniversary of CV Raman. ओके, इसका जो आंसर है दैट इज ए, क्योंकि उस दिन रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। क्लियर, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? कौन सी डेट को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 28 फेब को। ओके, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट इज हु ऑथर द बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक लॉन्च। ठीक है, किसने लिखी है? ये आपको ध्यान रखना है, ये लिखी है आपकी PS श्रीधरन पिल्लई ने। ओके, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में नॉट करेक्ट। देखो, मार्क कर लेना बच्चों, गड़बड़ करोगे। ICJ इज लोकेटेड एट द पीस पैलेस इन हेग। ICJ में 10 जजेस होते हैं, जो कि 9 साल की टर्म के लिए आते हैं, और कंटिन्यूटी बनी रहे तो 1/3 ऑफ द कोर्ट इज सिलेक्टेड इन एवरी 3 ईयर, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। अगेन 5 सेकंड। इसका जो आंसर है दैट इज बी। ओके, तो बी आंसर का इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट वाली एस नरीमन। ओके, इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी जो बायोग्राफी का नाम है दैट इज बिफोर मेमोरी फेडेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका रुसमाओ ऑरेंज फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल आपको बताए थे, जैसे हॉर्नबिल, ठीक है, कापरकुट, ऑरेंज फेस्टिवल भी बताया था मैंने। ओके, पर्पल फेस्ट भी बताया था। कहाँ कहाँ होते हैं ये सब बताओ, इसका क्या है सबसे पहले तो इसका जो आंसर है दैट इज नागालैंड। हॉर्नबिल का क्या है अगेन? कापुरकुट का मिजोरम। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, नागा लैंड। पर्पल फेस्ट आपका कहाँ होता है? ये होता है आपका गोवा में। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने डिक्लेयर करा है कज्जी निमू? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, आई थिंक मार्च या अप्रैल का करंट अफेयर है ये। ऑलरेडी करंट अफेयर में करा चुका हूं मैं इसे। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है? दैट इज योर असम। असम ने इसको क्या करा है? एज ए स्टेट फूड डिक्लेयर किया है। फिर आता है नेक्स्ट मंकी फीवर, KFD। ठीक है, और फिर आता है आपका कौन सा वाला? तो ये KFD की ही बात कर रहा है यहाँ पे, तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। इट इज नोन एज मंकी फीवर, KFD is a re-emerging zoonotic disease endemic in Karnataka. This disease can be transmitted to human via contact with a sick or recently dead monkey. आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 सेकंड। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं। इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, हाल फिलहाल में क्या किया गया है? फर्स्ट वैदिक क्लॉक स्टैब्लिश करी गई है। और ये कहाँ पर स्टैब्लिश करी गई है ये भी मैंने आपको बताया था, तो इसके लिए मेरे को नहीं लगता आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। ये उज्जैन में स्टैब्लिश करी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हमारा जो करंट अफेयर था वो यहीं तक था। ठीक है, आई होप आपको ये जो करंट अफेयर MCQs हैं ये पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे डाउट लगता है या आपको लगता है इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, जो मैंने मार्क किया है वो नहीं होना चाहिए था, तो फील फ्री टू राइट दिस इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि जो भी राय है इससे रिलेटेड। अगर आपको और कुछ इनिशिएटिव हमारे एंड से चाहिए तो आप प्लीज़ हमें उसको भी बता सकते हो, हम उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक मूल मंत्र बता देता हूँ एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना आपको अभी से सीखना पड़ेगा, आपके एटीट्यूड में आपको चेंज लाना पड़ेगा। साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस करना है डेली रिवीजन पे। ठीक है, स्पेलिंग लिख दी मैंने। ठीक है, तो डेली रिवीजन आपको करना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसी नोट पे मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आऊंगा। और मैं अपने एंड से ये इंश्योर करूंगा कि आप, ठीक है, अब देखिए हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा, आपको पता है, बट हाँ हम अपनी तरफ से एक चीज इंश्योर कर सकते हैं कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपके सामने कोई भी पेपर आ जाए आप उसकी कट ऑफ निकाल लो, क्योंकि दीज आर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको उस एग्जाम में 100 में से 100 नहीं लाने हैं, आपको बस बाकियों से अच्छा करना है। तो हम आपको बस उसके लिए तैयार करेंगे। और वो सब कैसे होगा? जो हम बोल रहे हैं वो रेगुलर करते जाओ बस। ठीक है, चलिए गुड बाय।